सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबों से कल लाइव सेशन में वादा करा था कि आज जो है हम लोग ग्रुप डी एग्जाम के लिए सैंपल पेपर देखेंगे, बिल्कुल टीसीएस 2025 पैटर्न पे आधारित। तो मेरे मित्र, वादे के अनुसार आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 25 महत्वपूर्ण नए सवाल की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका टीसीएस 2025 के पैटर्न पे होगा। और अगर आपका आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके लिए सेशन ब्रह्मास्त्र है। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा, एसएससी भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी साइंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। और मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा कि आप में से कोई भी छात्र आगामी एएलपी टेक्नीशियन जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और वो भी नए सवाल का, सर एनसीईआरटी प्रूवन आंसर के साथ, तो आप सभी का स्वागत रहेगा रेलवे सारथी बैच में। ये रेलवे सारथी बैच आज ही यानी कि 20 दिसंबर को ही स्टार्ट हुआ है और अभी तक इसकी प्राइस 249 ही है, क्योंकि आप सभी लगातार सुबह से कमेंट कर रहे हैं, सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी आपने फीस क्यों बढ़ा दी। तो मैंने पुनः 249 फी कर दिया है 22 दिसंबर तक। तो अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ करके आगामी एएलपी टेक्नीशियन जेई जैसे एग्जाम के लिए अपने साइंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करना चाहते हैं नए सवाल के साथ, तो रेलवे सारथी बैच में आप सभी जुड़ सकते हैं। ये बैच भी आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। ध्यान में रखना कि इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए भी आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बैच भी हमारा ही है और ये बैच भी हमारा ही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के लिए आपका सेम इंक्वायरी नंबर है, तो आप इस पे सर संपर्क करके बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल, जो हम लोगों का आज के इस सेशन का पहला सवाल है वो आप सबों के सामने है मेरे मित्र। क्या है कि एलिफेटिक कार्बन यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय आयनिक बंध। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले हमको ये बताओ कि ये एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बात करते हैं सर हाइड्रोकार्बन की या कार्बनिक कंपाउंड की, किसकी बात करते हैं? कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक की। तो कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग मुख्य रूप से 3 श्रेणी में कैटेगराइज करते हैं, 3 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका एलिफेटिक, पहला कौन सा होता है? एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड। दूसरा कौन सा होता है सर? एलिसाइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड। और तीसरा आपका कौन सा होता है? एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड। तो मेरे मित्र, जब भी हम लोग कार्बनिक कंपाउंड को बांटने की बात करते हैं, यानी कि इसको अलग अलग प्रकार में देखने की बात करते हैं, तो पहला हम लोग क्या लिखते हैं? एलिफेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक और तीसरा एरोमेटिक। अब इन तीनों में बहुत ही आप कह सकते हो कॉमन सा अंतर है। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं सर? खुली श्रृंखला वाले। क्या होते हैं सर? खुली श्रृंखला वाले संतृप्त, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? खुली श्रृंखला वाले। मेरे मित्र, जैसे आप सभी CH4 की बात करते हो तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी इसके लिए संरचना हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है सर? ओपन श्रृंखला है। तो इसी तरीके से जितने भी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, कुल मिलाकर के इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप एल्केन को रख सकते हैं, ठीक है? एल्कीन को रख सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे एल्काइन को भी रख सकते हैं, एक रखा है छोड़ देंगे हम। तो मेरे मित्र, जो एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड है वो आपका खुली श्रृंखला वाले संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों आ जाता है। सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है, तो आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि हम लोग साइक्लोब्यूटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइक्लोब्यूटेन। कई बार हम लोग साइक्लोपेंटेन पढ़ते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ सर? चक्रीय यौगिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। और अगर आप C6H6
बोले तो बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन आपका क्या है, आप सभी कहते हैं सर एरोमेटिक कंपाउंड है। मेरे मित्रों आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, लेकिन इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, आप कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, साझेदारी होगा, और जाहिर सी बात है जहां भी साझा होगा वहां सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो देखो सवाल कितना नॉमिनल सा आपसे पूछा गया है, आप कह सकते हो बहुत ही मतलब बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, कि कार्बनिक यौगिक नहीं पूछा, आपसे पूछ दिया एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है। तो भाई मेरे एलिफेटिक हो, एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, इन सभी में आप कहेंगे सर सहसंयोजक बंधन पाया जाएगा, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब अगर आपसे सवाल कह ले एलिसाइक्लिक कार्बन यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, एरोमेटिक कार्बन यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, आप कहेंगे सब में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। एलिफेटिक में कौन आएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एलिसाइक्लिक में साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक में आप कहेंगे सर बेंजीन सरीखे जो कंपाउंड होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे। अब आयनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना कि जब भी अभिक्रिया धातु और अधातु के बीच होगी, जब भी अभिक्रिया धातु और अधातु के बीच होगी, तो मेरे मित्र यहां जो यौगिक फॉर्म होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। और आयनिक यौगिक के बीच में जो अणुओं के बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे आयनिक बॉन्ड होगा। कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। मेरे मित्र याद रखना कि सहसंयोजक बॉन्ड की अपेक्षा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है। अगला सवाल देखिए, पादप में विभोज्योतक उत्तक कहां पाया जाता है। मेरे मित्र यहां पे बात किसकी की जा रही है, आप सभी कहेंगे विभोज्योतक उत्तक की। किसकी बात की जा रही है, विभोज्योतक उत्तक की। और याद कीजिए मैंने प्लांट टिश्यू का पूरा कंप्लीट सेशन यूट्यूब पे दिया है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी ये जो विभोज्योतक उत्तक है इसमें क्या होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। विभोज्योतक उत्तक आप सभी कहते हैं सर इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधे के किस भाग में मिलते हैं, सर पौधे के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में पाए जाते हैं, वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि सर ये विभोज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा कौन सा होता है, आप सभी कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब मेरे मित्र एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम लोग सर अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक। लेटरल मेरिस्टेम को आप सभी कहते हैं सर पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक। मेरे मित्र ये जो शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक है ये कहां मिलता है, तो आप सभी कहते हैं पौधे के सर शीर्ष वाले भाग में और जड़ के शीर्ष वाले भाग में, पौधे के तना के शीर्ष भाग में और सर जड़ के शीर्ष भाग में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप सभी कहते हैं टहनियों के अंतःपर्व में, इंटरनोड में मिलता है। और पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक तो आप सभी कहते हैं सर ये तना के मोटाई के लिए जिम्मेवार होता है। तो भाई मेरे पादप में विभोज्योतक उत्तक कहां पाए जाते हैं, तो विभोज्योतक उत्तक में तो तीनों उत्तक आ गया। आपसे पहला ऑप्शन दिया है कि पत्तियों के पूर्ण विकसित भाग में, बिल्कुल नहीं। तने और जड़ के परिपक्व भाग में, जब वो परिपक्व ही हो जाएगा तो वहां पे विभोज्योतक उत्तक क्या काम करेगा। मेरे मित्र तीसरा है केवल फूलों में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चौथा है जड़ और तने के अग्र भाग में, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जड़ और तना का जो अगला हिस्सा होता है ये वृद्धि वाला हिस्सा होता है। तो जाहिर सी बात है कि पादप के जो भी वृद्धि वाला इलाका होगा उस वृद्धि वाले इलाका में क्या देखने को मिलेगा, विभोज्योतक उत्तक देखने को मिलेगा। कौन सा उत्तक, विभोज्योतक उत्तक देखने को मिलेगा। याद रखना कि ये जो शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक है ये पौधे के तना की लंबाई और जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये जो अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक है ये टहनियों के पर्व में पाया जाता है। और पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक सब पौधे के तना की मोटाई और जड़ के मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि पौधे के तना की मोटाई में वृद्धि और जड़ के मोटाई में वृद्धि किसके वजह से, पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक के वजह से होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा सवाल आपके सामने है कि अमीबा में खाद्य श्रृंखला भोजन ग्रहण करने का क्रम क्या होता है। भोजन, स्यूडोपीडिया, कोशिका झिल्ली। स्यूडोपीडिया भोजन, खाद्य रिक्तिका पाचन। भोजन, खाद्य रिक्तिका, स्यूडोपीडिया उत्सर्जन। स्यूडोपीडिया भोजन, नाभिक पाचन। आप कहेंगे गुरुजी क्या बात हुआ, अमीबा में भोजन पूछा जा रहा है। मेरे मित्र याद रखना कि अमीबा में अगर हम लोग भोजन ग्रहण करने की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं,
कि गुरुजी 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, और तीसरा क्या होता है सर इजेशन। इंजेशन और इजेशन अलग अलग चीज है। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, यही 3 गो चीज होता है। अब ध्यान देना, आप सबों को मालूम है कि सर जो अमीबा होता है, जो अमीबा होता है, ये जैसे ही भोजन के कण को देखता है, भोजन के टुकड़ा को देखता है, ये फूड वैक्यूल्स बना लेता है, यानी कि खाद्य रिक्तिका बना लेता है। और उसी खाद्य रिक्तिका में भोजन को ये क्या करता है, पचाता है। और फिर सर पचा हुआ भोजन से जो भी इसको पोषक लेना हुआ लिया, पोषक तत्व, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देता है। मेरे मित्र आप सभी देख रहे हो कि ये अमीबा है और यहाँ पे ये फूड मटेरियल्स दिख रहा है। अब जैसे ही इसको ये फूड मटेरियल्स दिख रहा है, अमीबा का जो बॉडी है ये इस तरीके से फैल रहा है। देखो कि ये भोजन को चारों तरफ से घेर रहा है और यहाँ पे ये क्या किया, भोजन को चारों तरफ से घेर लिया। तो इसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स, यानी कि खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब जैसे ये फूड वैक्यूल्स बना, ये अमीबा अपना पाचक एंजाइम छोड़ेगा और इस फूड मटेरियल्स को यहाँ पे पचाएगा। पचाने के बाद उसको अवशोषित करेगा और मेरे मित्र इससे पोषक तत्व लेने के बाद इसको यहीं छोड़ देगा। तो जो अमीबा में आपका भोजन ग्रहण करने का पूरा प्रक्रिया होता है, उसमें सूडोपीडिया यानी कि जो कूटपाद है, इस पादाब अथवा कूटपाद को ही हम लोग क्या कहते हैं चला, सूडोपीडिया कहते हैं। तो ये सूडोपीडिया क्या करता है, भोजन को देखने के साथ ही फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है और उसी फूड वैक्यूल्स में पाचन होता है। तो देखो पहला लिखा हुआ है भोजन, मेरे मित्र फिर है सूडोपीडिया और कोशिका झिल्ली, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ पे सूडोपीडिया है और फिर क्या है भोजन, और फिर क्या है आपका फूड वैक्यूल्स यानी कि खाद्य रिक्तिका, और फिर है पाचन। आप सभी कहेंगे बिल्कुल सही क्रम हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद बाकी भोजन या खाद्य रिक्तिका, सूडोपीडिया, सूडोपीडिया लास्ट में आ ही नहीं सकती है। और यहाँ पे सर भोजन के पचाने में ये नाभिक का कोई रोल ही नहीं होता है, ये भोजन पूरा का पूरा अमीबा में कहां से पच जाता है सर, फूड वैक्यूल्स में ही पच जाता है। तो सही उत्तर कौन लेके जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि मिमोसा छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुरझाती है। आप सभी ने छुई मुई पौधा टच मी नॉट प्लांट को जरूर देखा होगा। ध्यान रखना, टच मी नॉट प्लांट को हम लोग सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। तो मेरे मित्र छुई मुई के पौधा में क्या होता है कि जैसे ही आप उसको छुओगे वो क्या होता है सर, मुरझा जाता है। मुरझाई इन द सेंस कि उसकी पत्तियां नीचे हो जाती है, ठीक है, और सभी पत्तियां सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो छुई मुई की पत्तियां होती है या छुई मुई के जो पौधे होते हैं वो दाब के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आप छुई मुई के पौधे के पत्ती को हाथ लगाते हो, तो आपने हाथ लगाया वो यानी कि वहां पे आपने प्रेशर एक्सर्ट किया। उस प्रेशर के वजह से मेरे मित्र छुई मुई के पौधे में जो पानी होता है उसमें सर परिवर्तन होता है, पानी के दाब में परिवर्तन होता है सर, जल के दाब में परिवर्तन होता है और इसी जल के दाब में परिवर्तन के चलते वो अपना आकार परिवर्तन कर लेता है और हम सभी को क्या लगता है कि छुई मुई को पौधा को जब हम छूते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो मेरे मित्र आपका सवाल ये है कि मिमोसा छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुरझाती है। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण रुक जाने के कारण, बिल्कुल नहीं। तुरगर दाब यानी कि इसको टर्जिडिटी बोलते हैं, टर्गर दाब में अचानक परिवर्तन के कारण, बिल्कुल सही है। दाब में परिवर्तन होता है जिस वजह से जल के मात्रा में परिवर्तन होता है और ये जल के मात्रा में परिवर्तन छुई मुई को पौधे पर छूने पर उसकी पत्तियों को क्या करता है, मुरझा देता है। बाद बाकी तापमान बढ़ने, पत्तियों की वृद्धि, इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे मित्र याद रखना कि छुई मुई का जो पौधा है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो याद रखेंगे कि छुई मुई का पौधा मिमोसा पुडिका फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, आप सभी ध्यान रखना कि सर मिमोसा पुडिका फैमिली से बिलोंग करता है। मिमोसा पुडिका फैमिली से बिलोंग करता है, ये बात आप सभी ध्यान में रखना। इसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट या सेंसिटिव प्लांट के नाम से भी जानते हैं। टच मी नॉट प्लांट या सेंसिटिव प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो कि कोशिका में प्रजनन कहां होता है। मेरे मित्र किसी भी सेल में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, मैंने आप सबों को 1000 बार बताया, एक बार नहीं 1000 बार, कि चला जी कोशिका में भी जनन की प्रक्रिया होती है। कोशिका में भी क्या होती है, जनन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, तो सर कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली में कोशिका की जनन की ही प्रक्रिया है और ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में संपन्न होती है। तो भाई मेरे सवाल वही है कि कोशिका में प्रजनन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, नाभिक में,
फिर है कोशिका भित्ति में, राइबोसोम में। क्या कहेंगे कि सर केंद्रक को ही यहाँ पे नाभिक बोला जा रहा है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर विभिन्न झिल्ली युक्त कोशिकाएं मौजूद होते हैं। याद रखना कि अगर आपसे कह दे कि कोशिका में निम्न में से कोशिका जनन की विधि है, तो कोशिका विभाजन कोशिका जनन की विधि है, लिख लो स्टार मार्क दे करके। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि कोशिका जनन की विधि है, कोशिका जनन की विधि, आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी कोशिका जनन की विधि कोशिका विभाजन। क्या है, कोशिका विभाजन, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या होती है, तो सर अलग अलग संतति कोशिका का निर्माण करती है, जो कहां संपन्न होता है, कोशिका के केंद्रक में संपन्न होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। क्या कहिएगा कि गुरुजी क्योंकि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला mgh लिखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो डायरेक्टली सर मास के प्रोपोर्शनल होगा। साथ में आप कहेंगे कि सर पीई जो है वो डायरेक्टली ऊंचाई के भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू बढ़ेगा, ऊंचाई घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू घटेगा, मास बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, मास घटेगा स्थितिज ऊर्जा घटेगा। मेरे मित्र यहाँ पे ऊंचाई दोगुना कर दिया है, तो आप सभी कहेंगे कि सर जी स्थितिज ऊर्जा भी हमारा दोगुना हो जाएगा। बिना किसी लाग लपेटा के सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सा ज्वाला के साथ नहीं जलता है। मेरे मित्र ऑप्शन है एलपीजी, मोम, लकड़ी, चारकोल। ज्वाला के साथ नहीं जलता है। आप सभी ये ध्यान रखना कि केवल गैसीय ईंधन ही ज्वाला के साथ जलते हैं, या आप ये लिख सकते हो यहां पे चिल्ला जी कि केवल गैसीय पदार्थ, केवल गैसीय पदार्थ ही ज्वाला के साथ जलता है, ज्वाला के साथ जलता है। अब मेरे मित्र ये याद रखना आप सभी कि गैसीय पदार्थ के अलावा आप गैसीय ईंधन भी कह सकते हो। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज है कि आपके घर में जो एलपीजी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखना कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। आप सभी कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो मेरे मित्र एलपीजी जो जलता है वो ज्वाला के साथ जलता है। आप सभी मोमबत्ती जब जलाते हो तो आप कहते हो गुरुजी फ्लेम है, ज्वाला है, तो मोमबत्ती तो सर गैस है नहीं। मेरे मित्र मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो मोमबत्ती को जलाने के साथ ही उसकी जो सर धागा होती है और उसके चारों साइड जो मोम होता है, वो जब बर्न होता है तो क्या होता है कि सर वो एक वाष्पशील पदार्थ बनाता है, और वो वाष्पशील पदार्थ जलता है तो हमें ज्वाला उत्पन्न होता हुआ दिखता है। तो मोमबत्ती भी आपका ज्वाला के साथ जलता है। लकड़ी को जब आप बर्न करते हो किसी भी प्रकार का हो तो आप पाते हो कि उससे भी सर कोई चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। इसको वाष्पशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जो कि आपका लकड़ी के जलाने पे भी निकलता है। और लकड़ी शुरुआत में क्या होता है, ज्वाला के साथ जलता है। लेकिन मेरे मित्र जो चारकोल है इसको आप जलाएंगे, ये ज्वाला के साथ नहीं जलेगा। तो सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ज्वाला के साथ नहीं जलता है। आप कहेंगे चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परमाणु संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि सर परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और जेड किसके बराबर होता है, तो सर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और ये प्रोटॉन की संख्या आप सभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो मेरे मित्र यहां पे है कि परमाणु संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। परमाणु संख्या नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, गलत है। परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, बिल्कुल गलत है। ये तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, परमाणु संख्या होगा ही नहीं। परमाणु संख्या केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। नहीं मेरे मित्र, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना जब भी परमाणु संख्या पूछेगा तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या होगा। अगर हमसे द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो याद रखना कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चिल्ला, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इस सवाल को देखिएगा,
कि वेग समय ग्राफ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। धनात्मक मूल बिंदु से जाने पर त्वरण बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है? बिल्कुल सही है। मेरे मित्र, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल गलत है। ध्यान दो कि बात वेग समय ग्राफ की जा रही है। किसकी की जा रही है? वेग समय ग्राफ की जा रही है। और मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखो कि वेग और समय के बीच संबंध बताने वाला जो ग्राफ होगा उसको हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं। वेग और समय के बीच संबंध बताने वाला जो ग्राफ होगा उसको हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं। याद रखना आप सभी कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ हमेशा क्या होता है सर? एक सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा होती है। मतलब अगर वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो हम लोग क्या मानेंगे कि सर त्वरण एक समान है, यानी कि एक समान त्वरण के लिए सर वेग समय ग्राफ क्या होता है सर? एक सीधी रेखा यानी कि एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पे वेग समय ग्राफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो रहा है। सर ये मतलब नहीं हुआ। ऋणात्मक ढाल का मतलब हुआ त्वरण ऋणात्मक है, त्वरण कम नहीं हो रहा है। ये ध्यान में रखना। ऋणात्मक ढाल का मतलब सर त्वरण ऋणात्मक है, न कि त्वरण कम हो रहा है। धनात्मक मूल बिंदु से जाने पर कोई मतलब ही नहीं है। वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है। बिल्कुल सही है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? आप कहेंगे एक सीधी रेखा। याद रखना आप सभी कि वेग समय ग्राफ से दो चीज निकालते हैं। पहला क्या कि वेग समय ग्राफ का ढाल बोले तो चला स्लोप क्या देता है? तो याद रखना त्वरण देता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। और मेरे भाइयों आप सभी ध्यान रखना कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? आप सभी याद रखना विस्थापन देता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो कि कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण क्या है? मेरे मित्र, आपका पहला ऑप्शन है कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कोई रिक्त कक्षा नहीं होता है, कार्बन गैस होने के कारण। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सर बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप कहेंगे 4। तो मेरे मित्र ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ साझा करेगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? सर 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संयोजकता को तो हम लोग परिभाषित ही करते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से जो त्याग, ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। चूंकि परमाणु के बाह्यतम कक्षा, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो मेरे मित्र जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी हमारा सही उत्तर है कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। ध्यान रखना कि अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से किसी तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है, तो आप सभी कहेंगे संयोजकता कहलाती है। इस चीज को स्टार मार्क दे करके लिख लो कि किसी तत्व का संयोजन क्षमता आप सभी याद रखना संयोजकता कहलाता है। संयोजन क्षमता आप सभी कहेंगे संयोजकता कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मेरे मित्र घबराना नहीं, पीरियोडिक टेबल कह रहे, रिएक्टिविटी सीरीज ये देखो आप सबों के सामने है और क्वेश्चन बड़ा दिमाग लगा के आपसे सेट करके पूछा गया है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आप सबों को मालूम है कि सक्रियता श्रेणी में जो तत्व हैं उसको क्या किया गया है? तो सर घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे सजाया गया है। आप सभी कहते हो कि सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जो नीचे होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? आप सभी कहते हैं सर बाउंड्री है,
ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है सर, बाउंड्री है। हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व अभिक्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे के तत्व आप कहेंगे सर निम्न अभिक्रियाशील होते हैं। मेरे मित्र कॉपर के ठीक ऊपर आप कहेंगे सर ये तो बाउंड्री लाइन हाइड्रोजन है, उसके ठीक ऊपर कौन है, आप सभी कहेंगे पीबी यानी कि लेड। तो मेरे मित्र जो सवाल है उसमें हाइड्रोजन को हिडन रखा जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन यहां पे नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन तो बाउंड्री लाइन है कि हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व उच्च अभिक्रियाशील, नीचे के तत्व निम्न अभिक्रियाशील। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कॉपर के ठीक ऊपर में कौन मिलेगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी लेड मिलेगा, इसीलिए राइट उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मेरे मित्रों आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करेगी, एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, उसको हमेशा माध्यम की आवश्यकता होगी। बगैर ध्वनि माध्यम की एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकती। अगर हम लोगों के बीच से वायु को हटा दिया जाए तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आप सुन ही नहीं पाएंगे, हम क्या पढ़ा रहे हैं आप सुन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे मित्र हमेशा याद रखना कि ध्वनि जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, माध्यम की। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। मेरे मित्र विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ये देखो कि ये हम एक बीकर बना रहे हैं और इसमें हम ये वाटर ले रहे हैं, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया सरफेस हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऊपर वाला मीडियम होगा ये वायु होगा और नीचे वाला तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तो जल है ही। अब मेरे मित्र अगर वायु में कोई प्रकाश किरण ऐसे आई और ये यहाँ पे अभिलंब है, नॉर्मल है, तो आप सभी पाएंगे कि ये जो किरण है ये क्या होगी, नॉर्मल के मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या होगी सर, झुक जाएगी, और फिर जब ये बाहर निकलेगी तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे सवाल है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हम कहेंगे अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो देख लो कि किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, नहीं, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, द्विखंडन, बहुविखंडन। मैंने आपको बताया है और कई बार बताया है कि मेरे मित्र समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। क्योंकि इसका नाम ही है समसूत्री, तो नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो वैसा कोशिका विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान हो, समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, तो वैसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, किसमें, संतति कोशिका में, आप कहेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाएगा। और सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होने की बात की जा रही है। ये द्विविखंडन और बहुविखंडन क्या है, आप कहेंगे अलैंगिक जनन की विधि है। द्विविखंडन अमीबा और लेशमानिया जैसे जंतुओं में देखने को मिलती है, जबकि बहुखंडन आप सभी कहेंगे प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर है तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन क्या होगा, आप कहेंगे बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा। और अगर किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण में सर फोकस पर रख दे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कैसा, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन एनसीईआरटी इस बात को नहीं लिख रही है। एनसीईआरटी नए पैटर्न में क्या लिख रही है चला कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये एनसीईआरटी के नए पैटर्न है। तो मेरे भाई आप सभी कहेंगे सर जी यहाँ पे तो वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे फोकस पर, वास्तविक और उल्टा। पहला में है आभासी सीधा, बिल्कुल नहीं होगा, वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार का, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्तविक होगा तो सीधा नहीं होगा चिल्ला, और आभासी होगा तो उल्टा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। सर इस बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी भर भर के सवाल पूछे गए। प्रथम गति नियम आप सभी कहते हैं बल की परिभाषा देता है। जड़त्व का नियम सर प्रथम गति नियम को ही बोलते हैं। द्वितीय गति नियम आप सभी कहते हैं कि सर द्वितीय गति नियम बल के लिए व्यंजक देता है, और तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो कह रहा है कि न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण क्या है, बंदूक से गोली का चलना, गेंद का जमीन पर गिरना, पहिए का घूमना, बर्फ पर फिसलना।
आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जब फायर होके आगे बढ़ती है तो बंदूक पीछे आता है, और ये किसके वजह से आता है सर? एक्शन के वजह से, जो रिएक्शन हुआ है उसके वजह से आता है। जाहिर सी बात है कि बंदूक से गोली का चलना, सर नदी के किनारे नाव से तट पर कूदने में नाव का पीछे की ओर जाना, ये सब किसका उदाहरण है? आप कहेंगे न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन का उदाहरण है। गेंद का जमीन पर गिरना, ऊपर से गिर रहा है, तो आप सभी कहेंगे एक समान त्वरित गति का उदाहरण होगा। पहिए का घूमना, आप कहेंगे सर वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस पौधे की पत्तियों पर कलियां पाई जाती है? मेरे मित्रों ऑप्शन है पीपल, ब्रायोफाइलम, आम, नीम। आम, नीम, पीपल, तो आप कहेंगे सर इक्को के ऊपर कली नहीं होता है, लेकिन ये जो ब्रायोफाइलम है इसके सर इसके पत्तियों पर कलियां पाई जाती है, जो सर विकसित होकर के नया पौधा बन जाता है। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस पौधे के पत्ती से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? आप कहेंगे ब्रायोफाइलम के पौधे से, ब्रायोफाइलम पौधे के पत्ती से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है। और ब्रायोफाइलम पत्ती से जो नया पौधा उत्पन्न होगा इसको कौन सा जनन कहते हैं? आप कहेंगे सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि विभवांतर 15 वोल्ट और आवेश 5 कूलम है तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा? क्योंकि V इक्वल टू चला, वोल्टेज इक्वल टू आप W बटा Q लिखते हो, तो W इक्वल टू आप सभी क्या लिख सकते हो? VQ मेरे भाई 15 इंटू 5, 15 पचे 75 जूल हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? याद करो, मैंने आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही गैसियस लॉ के बारे में बताया था, और वहां पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, इन सभी का चर्चा करा था। और मेरे मित्र ये जो ओम का नियम है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये वोल्टेज एवं धारा के बीच, वोल्टेज एवं धारा के बीच, वोल्टेज एवं धारा के बीच संबंध बताने वाला नियम है। वोल्टेज एवं धारा के बीच संबंध बताने वाला नियम है। तो आपसे सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ओम का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। ओम का नियम क्या कहता है कि ताप स्थिर हो तो किसी परिपथ से जो बहने वाली धारा होगी वो वोल्टेज के समानुपाती होगी, और इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? V इक्वल टू आई आर, जहां पे आर को क्या कहते हैं? ओम के नियम का नियतांक कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -40 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी है? मेरे मित्र देखो, ये आपका अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का ये क्या है? पोल, और ये क्या होगा मान लो फोकस, और ये क्या होगा? आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी है सर? -40 सेंटीमीटर। कितनी है? -40 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि ये पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी कितनी होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा वो PC के बराबर होगा, और ये वक्रता त्रिज्या कितना है? आप सभी कहेंगे -40 सेंटीमीटर, और ध्रुव से लेके पोल तक की दूरी फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो भाई मेरे -40/2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे -20 सेंटीमीटर। राइट उत्तर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक चिता विरामावस्था से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से 10 सेकेंड तक त्वरण करता है, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल सा सवाल है। क्या कहिएगा कि चिता का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है सर? 10 सेकेंड तक त्वरित हो रहा है, और कह रहा है कि चिता विरामावस्था से शुरू कर रहा है तो u ऑलरेडी चला 0 है, हमको अंतिम वेग निकालना है। क्या कहोगे कि गुरुजी चूंकि a इक्वल टू हम v माइनस यू बटा टी कहते हैं, एक्सेलरेशन 2 है, अंतिम वेग हमें निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 है, और ये क्या हो जाएगा 10। तो भाई मेरे आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी v इक्वल टू जो है ये हो जाएगा 10 दूना 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कालाजार रोग किसके कारण होता है? कालाजार रोग आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो कालाजार रोग है ये एक प्रोटोजोआ के चलते होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? आप सभी कहेंगे लेशमानिया। क्या है? लेशमानिया। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट
कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? कोशिका भित्ति आप कहेंगे केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका की संरचना को जब आप गौर से देखेंगे तो ये बेसिकली आयताकार संरचना में होता है। तो पादप कोशिका को जब आप गौर से देखेंगे तो मेरे भाई पादप कोशिका का जो आपका ये वाला लेयर होता है ये कोशिका झिल्ली होता है, और इस वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यानी कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो लेयर है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कह रहा है कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? अंदर की ओर, बाहर की ओर, प्लाज्मा झिल्ली के समांतर, केवल पशु कोशिका में? आप कहेंगे सर बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका मतलब लेयर दिख रहा है इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके बाद का जो ये लेयर है इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। केवल और केवल कहां मिलेगा? आप कहेंगे पादप कोशिका में। मेरे मित्र अगला सवाल आप सबों के सामने है कि जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? मैंने आपको शायद पीछे के सेशन में ही बताया है कि अगर कोई वस्तु समान चाल से किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तब उसकी गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा? तो आप कहेंगे जब वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर सीधी रेखा पर चलेगी। दोलनी गति में क्या होगा? तो सर वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करेगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप सभी कहेंगे वैसा गति जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मेरे मित्र ये टोटल 25 सवाल थे जो कि नए आपके पूछे गए सवाल है, और मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ पे 25 में से 25 कर पा रहे हैं बिना किसी लाग लपेटा के तो यकीन मानिए कि आपका जो आगे एग्जाम है वहां पे भी आप बेहतर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये सभी सवाल आप समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।